नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में कल प्रस्तुत किए गए कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। दरअसल हमने उसके एक दिन पहले बातचीत में ये कहा था कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव तो ठीक है, क्योंकि ऐसे अविश्वास प्रस्तावों पर सरकारें तो नहीं गिरती है, लेकिन इतना जरूर होता है कि सरकार कटघरे में खड़ी होती है और प्रतिपक्ष अपनी मारक क्षमता के हिसाब से बताता है कि सरकार कहाँ गलती कर रही है और कहाँ सुधार की जरूरत है। तब हमने कहा था कि कसौटी पर तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस की एकता, कांग्रेस के विधायकों में किस तरह से विषय को लेकर वहां बात की जाती है, वो सारे मुद्दे। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि कमलनाथ की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों चीज तय करेंगे कि विधायक दल में कितनी एकता है और विधायक, कांग्रेस के विधायक सरकार को कितना घेरना चाहते हैं। कल की शुरुआत में संक्षेप में कहें तो गोविंद सिंह ने शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद मामला बहुत लचर रहा। शिवराज सिंह चौहान ने यह तक कहा कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव हमने इसके पहले कभी नहीं देखा, यानी बहुत लचर किस्म का था। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, अविश्वास प्रस्ताव तो प्रस्तुत हुआ था कल, लेकिन हम आज सवाल कर रहे हैं कि उसमें कौन पास हुआ और कौन फेल। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनेंगे कि आखिर शिवराज सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जीतू पटवारी के बीच में क्या बातचीत हुई या उन्होंने इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी की, ये सुनते हैं। उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। गोपाल भार्गव और जीतू पटवारी ने क्या कहा। मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र की आज समाप्त हो चुका है। यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिंदुवार जानकारी दी, पूरा जवाब दिया। हमारे साथ बात करने के लिए गोपाल भार्गव, मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री। सर, कैसे देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने रखा, पूरी जानकारी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दे दिया। बेदम अविश्वास प्रस्ताव का जो मसौदा था, कोई दम नहीं थी, कोई प्रमाण नहीं। हवाई औपचारिकता पूरी करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक झगड़ा चल रहा है उसी की परिणति प्रस्ताव थी और जो उसका हश्र होना था वो हुआ। लेकिन सर, कई तरह के आरोप विपक्ष पर लगाए, विपक्ष ने सरकार पर लगाए। विपक्ष का ये कह रहा था कि जब जो जवाब दिया गया है वो तो हमारी सरकार के ऊपर सवाल कर दिए, जो हमने सवाल किए उस पर तो जवाब दिए ही नहीं। देखिए, ना कोई आरोप प्रमाणित है, कोई दम नहीं है, और कुल मिला के शुरुआत से ही जैसा नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य हुआ, भाषण हुआ, उससे ही समझ आ गया था कि इसमें क्या हो। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया। विपक्ष ने सरकार को घेरने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई। कैसे देखते सर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को? हमारा उद्देश्य था पूरा हुआ। मध्य प्रदेश की कर्मण्य सरकार, इसकी कमियां, मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति, इसका असली चेहरा, शिवराज के झूठ, सब प्रदेश की जनता के सामने आए। हमने मुद्देवार 2 बजे रात तक इनको आरोप लगाए थे। एक पर भी शिवराज सिंह जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने टीवी कैमरे लगाए और ये कहा कि ये सब बातें मुझे प्रसारित करना है प्रदेश में। उनका असली चेहरा प्रदेश ने टीवी कैमरे से देख लिया। सर, उनका ये कहना है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए, पूरे तथ्यहीन, पूरा जो आपका अविश्वास, ये तथ्यहीन बात है कि रोजगार चाहिए, ये तथ्यहीन बात है किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए, तथ्यहीन बात है कि यूरिया नहीं है, तथ्यहीन बात है कि लोग मर रहे हैं, ये तथ्यहीन बात है कि 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, ये तथ्यहीन बात है कि इस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा सबसे ऊपर है। तो फिर तथ्य क्या है? सर, आप तो हमने देखा कि किस तरह से विधानसभा के बाहर जीतू पटवारी ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को एक तरह से बेनकाब किया, लेकिन गोपाल भार्गव कहना है कि यह अविश्वास प्रस्ताव जैसा हर्ष होना था वैसे ही हुआ। तो इसी हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर क्या हासिल हुआ, कौन पास हुआ और कौन फेल। स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, हमारे युवा पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, और स्काइप पर मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे कि बहुत सारे अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं, ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव था। संभवतः शिवराज सरकार के खिलाफ अब ये अंतिम था, क्योंकि इसके बाद अगला बजट सत्र होगा, उसके बाद ग्रीष्मकालीन और पावर सत्र और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी। तो हमें लगता है कि इस पर बड़ा दारोमदार था कि ये अविश्वास प्रस्ताव में किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरता है, सरकार की कमियां बताता है। बहुत कुछ कहने के बजाय मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपनी सरकार की बहुत सारी नाकामियों को लेकर मंच से अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे थे। इसका मतलब कि पानी सिर के ऊपर से निकल गया था, लेकिन कांग्रेस इस तमाम मुद्दों को ना तो ठीक से प्रस्तुत कर पाई, हालांकि ये जजमेंट हो जाएगा, लेकिन
जो कुछ वहां दिखा उससे नहीं लगा कि सरकार बहुत मुश्किल में रही हो। आपकी राय की इस अविश्वास प्रस्ताव जो 2-1.5 दिन चला, या लगभग कहेंगे 2 दिन, क्योंकि कल आधी रात तक भी था, क्या देखा आपने और क्या आपको महसूस हुआ? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का एक बड़ा हथियार होता है, और जब भी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होने की कार्य मंत्रणा समिति सहमति देती है और अध्यक्ष जी उसकी अनुमति घोषित करते हैं, सरकार में बड़ी हलचल होती है और बड़ी तैयारियां होती हैं, और जो बिंदु आरोप पत्र दिया जाता है उसके लिए कई बार, ये मेरा पत्रकारिता का अनुभव रहा है, कई बार मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारी रात रात भर जागे हैं। लेकिन जैसा कि हमको अनुमान था, हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी, यहाँ पर आपके साथ ही चर्चा की थी कि इस बार अविश्वास प्रस्ताव सामान्य से ही रहने वाला है, उसमें कुछ नया नहीं होने वाला, और ये वाकई लगभग वैसे ही रहा। आमतौर पर कांग्रेस जो आरोप आम सभाओं में लगाया करती थी, मीडिया के सामने लगाया करती थी, या उनके प्रवक्ता टीवी के डिबेट में जो बातें करते थे, लगभग वही बिंदु अविश्वास प्रस्ताव में थे। एक और बात उसमें एक आश्चर्यजनक लगी, हालांकि अध्यक्ष जी ने इसके लिए लगभग 4 घंटे का समय निर्धारित किया था, लेकिन विपक्ष की मांग पर वो समय बढ़ा और दुगने से भी ज़्यादा समय, बल्कि अगर कहें तो 3 गुना तक समय इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में उनको लगा। एक और इसमें पहली बार मुझे देखने को मिला कि नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने कि अविश्वास प्रस्ताव रखा, और जब उसका उत्तर मुख्यमंत्री दे रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद नहीं थे। उसके पीछे मैं थोड़ी सी बता दूं, उसमें बड़ा मानवीय कारण आ गया कि उनकी माताजी की तबीयत बहुत गंभीर थी, इसलिए गोविंद सिंह जी को विधानसभा छोड़कर अपने माँ के पास जाना पड़ा। बहुत उनकी स्थिति, बीमार है, वो ठीक नहीं है जी। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति जो बनी, तो जो उस स्थिति में इसीलिए विपक्ष कोई बहुत अच्छे से इसको प्रस्तुत नहीं कर पाया। एक और बात है, सत्ता पक्ष ने गोविंद सिंह जी का भाषण बहुत ध्यान से सुना, बहुत कम टोका टाकी उनके भाषण में हुई, लेकिन सीएम के भाषण को लेकर के विपक्ष ने बहुत टोका टाकी लगाई उसमें। तो कुल मिलाकर के इसे सामान्य रहना ही था, और ये माना जा रहा था कि सामान्य रहेगा, वैसे का वैसे ही रहा, और सरकार को इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का भाषण दरअसल रमेश शर्मा जी इतना लंबा था, 2.5 घंटे, एक पूरी फिल्म समझ लीजिए। तो हम लोग तो जब ये विधानसभा में उनका उत्तर आ रहा था, तो पत्रकार दीर्घा में जो लोग बैठे थे वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस ढंग से विस्तार से उत्तर दे रहे हैं और बार बार ये कहते हैं कि मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, तो 2.5 घंटे का भाषण अगर विस्तार में जाए बगैर 2.5 घंटे का भाषण है, तो लोगों ने कहा कि वो कांग्रेस को बता रहे हैं कि क्या और लाओगे अविश्वास प्रस्ताव, अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओगे तो मैं हर चीज़ का इतनी लंबा भाषण दूंगा ताकि आप सुनने में परेशान हो जाए और दोबारा इस तरह की, ये सब हास प्रयास में चल रहा था। लेकिन आशीष जी, सवाल है कि जब विधानसभा की बात आती है, सदन में बैठक कितनी होंगी इसकी बात आती है, तो एक बार कमलनाथ जी ने कहा था कि बकवास, वहां समय बर्बाद करना है सदन के भीतर। लेकिन कल और आज उनकी अनुपस्थिति बताती है कि जो हम 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी, रमेश शर्मा जी उस चर्चा में थे बाखबर की, तब ये कहा गया था कि कांग्रेस कितनी एकजुट है, अविश्वास प्रस्ताव से ये भी साबित होगा, और कांग्रेस के विधायक सरकार को लेकर कितने आक्रामक है, कितने मुद्दों को तीखेपन से उठाते हैं, कितना प्रहार करते हैं, कितना व्यंग कसते हैं, ये चीज़ नज़र आएगी तो हम समझ जाएंगे कि कांग्रेस एकजुट है और सरकार को घेर रही है। लेकिन गोविंद सिंह की अनुपस्थिति की वजह बड़ी मानवीय है, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी का 2 दिन उपस्थित नहीं रहना, अनुपस्थित रहना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के प्रति कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुद भी बहुत संजीदा नहीं था, लापरवाह था, और एक तरह से इससे सरकार को सहूलियत मिली और सरकार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बड़ी कंफर्ट जोन में थी। आपकी राय कि कांग्रेस ने इसमें कुछ खोया पाया या कुछ भी नहीं, सब बराबर रहा, क्या सोचना है आपका? देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव था, इसमें साफ तौर पर नजर आया कि तथ्यात्मक रूप से कांग्रेस को इसमें और तैयारी करनी थी। दूसरी बात यह है कि जो विधायक थे, जो कांग्रेस पक्ष के सारे विधायक थे, उनको जैसे सेना की भाषा में होता कवर फायर देने की स्थिति, वो होनी चाहिए। जब कोई आदमी, कोई विधायक आरोप लगाता है और सामने वाला पक्ष जब उसको हतोत्साहित करने की कोशिश करता है सत्ता पक्ष, तो उस वक्त को कवर फायर होना चाहिए, जो नहीं दिख रहा था साफ तौर पे। और इसकी एक सनातन वजह भी कांग्रेस के साथ है कि वहाँ हर विधायक या लगभग हर विधायक वहाँ नेता है, तो सभी नेता प्रतिपक्ष है वहाँ पे।
तो सब अपना अपना जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखते हैं। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हुए जहां सभी विधायकों ने खड़े होकर कांग्रेस के और सत्ता पक्ष का विरोध किया, लेकिन वो जो लय होती है वो पूरी जो हमेशा होनी चाहिए वो नहीं नजर आई। दूसरी तरफ बीजेपी का जो मैनेजमेंट था वो ज़्यादा बेहतर था और उन्होंने सबने मिलकर सामूहिक रूप से कांग्रेस के हमलों को का पैनापन खत्म करने की कोशिश की, कामयाब भी हुए। तो ये जो पूरा जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ, गोविंद सिंह के बारे में वैसे भी है कि उनका जो है बहुत अच्छे वो वक्ता नहीं है वो, लेकिन उनका जो डेडिकेशन है या उनका जो एक जोश है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना ही है, तो उस मायने में वो ठीक था। लेकिन तैयारियां कमजोर थी और सरकार की घेराबंदी के लिए जो पैंतरे होने चाहिए थे वो नहीं, इसलिए क्योंकि सामने 18 साल पुरानी सरकार है, सत्ता में सरकार है, तो उसका फायदा। और दूसरी बात जो कांग्रेस में दरार है, तो इस वजह से दिक्कतें सामने आई। जो सीनियर मोस्ट नेता है कांग्रेस का, जिसके पास संसदीय अनुभव ज्यादा है, उसकी मौजूदगी तो लाजमी थी, वो होनी चाहिए थी। लेकिन वो अनुपस्थिति क्या बताती है? क्योंकि गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि वो कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इससे भी ऊपर उठ के वो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा लीडर हैं। वही मैं बता रहा हूँ, उनके पास फ्लोर का ज्यादा अनुभव है, उनको वहां मौजूद होना था। जब एक नेता प्रतिपक्ष तो अभी आए हैं, हालांकि वो भी पुराने हैं, लेकिन अभी जो कांग्रेस का कमांडर है मोटे तौर पे वो तो कमलनाथ ही हैं। जब कमांडर मौजूद होता है तो सेना का मनोबल भी बढ़ता है, थोड़ी सी चीजें भी सिंक्रोनाइज होती हैं, वो चीज नहीं थी। तो कमलनाथ को सबसे पहले तो आना था। वो 1.5-2 घंटे के लिए सिरोंज गए थे या एक सभा में कहीं गए थे, वो तो छोटा सा है, उसके बाद तो रात भर चला है, वो तो कल भी नहीं रहे, आज भी नहीं रहे, तो उसकी वजह से भी ये पूरा जो आक्रमण है वो बिखर गया। बिल्कुल। और दूसरी बात है, मुझे चीजें अच्छी लगी कि ये सारी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हम लोग बात कर रहे हैं, इस पे लक्ष्मण सिंह ने जो बोला वो बहुत अच्छा था। लक्ष्मण सिंह ने भी बोला था, सदन में भी बोला, बोलते भी हैं कि भाजपा जीत रही है, इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा अपने कामों से जीत रही है, वो कांग्रेस की कमियां भी हैं जिसकी वजह से स्थितियां बन रही हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं इसमें सब चीज समाहित है। बिल्कुल, कांग्रेस की कमी है इसलिए वो बीजेपी जीत रही है, ये भी एक बड़ी बात है। देवदत्त जी, दरअसल इस पूरी अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में सरकार का पक्ष वजनदार हुआ हो या कांग्रेस का हल्का हुआ हो, लेकिन इस पूरे मामले में जो केंद्र था वो कमलनाथ जी की उपस्थिति और अनुपस्थिति। क्योंकि अगर कप्तान मौजूद नहीं है, कप्तान तो गोविंद सिंह थे, लेकिन अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें कि कप्तान कोई भी, अगर महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट टीम में होते हैं, मैदान में होते, तो टीम का विश्वास बहुत बढ़ा हुआ होता है। यहाँ कमलनाथ की उपस्थिति कांग्रेस के नेताओं को विश्वास से भर देती, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से कांग्रेस का एक कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया। दूसरी बात यह कि मुद्दे बहुत सारे थे, जिस प्रखरता से जीतू पटवारी ने, जिस चतुराई से उन्होंने अपना भाषण दिया, जो मुद्दे उठाए, उससे सरकार थोड़ी डिफेंसिव हुई। बाकी इक्का दुक्का अवसर आया जिसमें सरकार डिफेंसिव हुई। मैं नहीं कहता कि कोई प्रबंधन की इसमें जादूगरी थी, कांग्रेस खुद इतनी कमजोर थी कि कोई भी सत्ता पक्ष होता वो बेहतरी से वहां निकल जाता। इस पूरे मामले में आपकी राय कि गोविंद सिंह अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन वो बहुत संकल्प शक्ति के धनी आदमी है। उनको पता था कि इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के बहुत सारे लोग उनका साथ नहीं देंगे। कमलनाथ की अनुपस्थिति ने इसको एक तरह से इस पर मोहर लगाई है, लेकिन वो इस पर डटे रहे और उन्होंने इसको पेश किया। और शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, मैं उनके 2 वाक्य जरूर जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जी, आपने कहा था कि अधिकारियों को आप फांसी पर लटका देंगे और गड्ढे जमीन में गाड़ देंगे, तो मैं सड़क के वो गड्ढे ढूंढ रहा हूं जहां कोई अधिकारी मुझे गड़ा हुआ दिख जाए। यहां से शुरुआत की थी, बड़ी अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए और इसके बाद जो गिरावट आई चर्चा में, वो पूरे समय मौजूद रही। एक बार छोड़ दें जीतू पटवारी को, बाकी समय बहुत लचर मामला था। आपकी इसमें क्या टिप्पणी है? बिल्कुल, कई बार समय काल परिस्थिति के हिसाब से जी ये तय करना पड़ता है कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव इतनी महत्वपूर्ण चीज है जो 5 साल में 1, 2 या कई बार 3 या 4 बार साल में आती है। बाकी तो बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम चलते रहते। तो कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको सिरोंज का दौरा क्यों जरूरी था? अविश्वास प्रस्ताव 100 पर था तो सिरोंज का दौरा 10 पे था, लेकिन उन्होंने 10 अंक को महत्व दिया और 100 को छोड़ दिया। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस लाई ही क्यों थी। आज ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाई क्यों थी, जब पार्टी में एकता नहीं थी, उस पर पूरी शिद्दत के साथ लोग तैयार नहीं थे। मुझे लगता है देवदत्त जी, ये कांग्रेस के भीतर की भी रणनीति हो सकती है कि हम उन लोगों को एक्सपोज करेंगे जो कांग्रेस को साथ नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, या जो अघोषित रूप से भाजपा के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये भी रणनीति हो सकती है कि
इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार की कमी तो दिखाई गई, कांग्रेस ने अपने नेताओं की भी कमी को उजागर किया है। जी, ये भी एक हो सकता है, लेकिन आप चुनावी वर्ष में ये प्रयोग नहीं हो सकते जो दिखे ना, जो समझ में ना आए जनता को, जिससे आपका संदेश सकारात्मक ना जाए। आज यदि एकजुट होकर कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार को घेरती तो उसको सड़क पे 1 साल तक काम करने का मौका मिलता, उससे सड़क पर जो संदेश जाता सदन का, उसके लिए उसको मदद मिलती। लेकिन इससे तो और हिट विकेट जैसी स्थिति कई बार लगी, जैसे आप क्रिकेट की भाषा में कह रहे थे। तो ये यदि शुरुआत तो लड़खड़ा गई थी पारी, यदि मिडिल ऑर्डर की टीम, यदि जीतू पटवारी, सचिन यादव और बाला बच्चन, इन लोगों ने यदि नहीं संभाला होता तो और भी खराब स्थिति हो रही होती। आप देखें कि कितना मुद्दे रहते हैं विपक्ष में, सरकार के खिलाफ तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है और किसी बात को सब सरकार के खिलाफ जाती। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने खुद कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक तो यही होता रहा सदन में कि विपक्ष आरोप लगाता रहा सरकार पर, लेकिन इस बार लग रहा है कि सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। तो सरकार के जो लोग थे वो विपक्ष को घेर रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो एक भाजपा के जो पुराने रणनीतिकारों ने एक जो रणनीति हो क्या है कि कांग्रेस को, पुराने जो कांग्रेसी थे, नव भाजपाई हैं, उनको भड़ाया। वो एक दूसरे को जो तंज कसते रहे, जिस तरह से गोविंद सिंह, राजवर्धन दत्तीगा, प्रद्युम्न तोमर, प्रभुराम चौधरी ने जो पोल खोली कांग्रेस की उस समय की, तो उससे मेजे थपथपाते रहे पुराने नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र ठाकुर, विश्वास सारंग, इन लोग मेजे थपथपाते रहे कि ये अच्छा हो रहा है, पर दोस्तों की दुश्मनी और दुश्मनों की दोस्ती देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने वाकई में एक चूक तो की कि वो एकता नहीं दिखा पाई और आक्रामक तरीके से ना आ पाई। और सत्ता पक्ष भी यदि इतने कमजोर विपक्ष को चाहता तो मुख्यमंत्री को 2.5 घंटे नहीं बोलना पड़ता, आधे घंटे में पूरा समेट देते हुए विपक्ष को, और विपक्ष और तरीके से कटघरे में खड़ सकता था, विपक्ष और ज्यादा तरीके। तो दोनों दलों की जो कई बार अपन को लगता है कई मैचों में कि इनने कम रन बनाए तो उनने और भी कम रन बना दिए, तो लेकिन अंततः इसमें जो मार्किंग होनी थी वो विपक्ष की होनी थी। आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, यदि आप उन मुद्दों पर करते और एकता के साथ करते तो इसका आपको 1 साल 2023 तक फायदा मिलता। बिल्कुल। लेकिन इससे तो आपकी इतनी खोखलापन उजागर हो गया कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने जरूरी नहीं समझा कि अविश्वास के दिन हम सदन में रहें, वो सिरोंज में सभा करने जा रहे हैं। अब दूसरे दिन खैर वो पारिवारिक मामला था कि माता जी का होता, तो उस दिन अधिकृत आज कर जाते किसी को कि हमारे जगह उपनेता के रूप में ये सदन को। बिल्कुल, सदन में लेकिन इस बात की भी मिडिल ऑर्डर थोड़ा चल गया। सदन में आज देवदत्त जी इस बात को भी लोगों ने रेखांकित किया कि आखिर प्रतिपक्ष का नेता कौन है, क्योंकि गोविंद सिंह जी थे नहीं, कमलनाथ जी थे नहीं, और पूरी सदन में प्रतिपक्ष में हर जो मन में आ रहा था वो बोल रहा था। तो कई बार तो बड़ी अराजक की स्थिति हो गई। और रमेश शर्मा जी, इस बात का सत्ता पक्ष ने बहुत इसके मजे लिए, हम कह सकते हैं कि पहले तो आज के दिन का लीडर आप तय कर लो, क्योंकि कोई किसी के नियंत्रण में नहीं था। सज्जन सिंह वर्मा की कोई सुन नहीं रहा था, लोग अपने हिसाब से बातचीत करते। लेकिन एक बात जरूर है, मैं तीनों साथियों से पूछूंगा इस मामले में कि ये अविश्वास प्रस्ताव कई बार चर्चा का स्तर इसका ऐसा था, ऐसा लगा जैसे कि किसी ध्यानाकर्षण के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। ऐसा लगा कि जैसे किसी स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष सरकार से बातचीत कर रहा है। और कई बार तो अविश्वास प्रस्ताव कम, सुझाव प्रस्ताव ज्यादा लगा। सरकार को सुझाव भी दिए, सरकार से आग्रह भी किया गया। और एक बार तो ऐसा अवसर आया जब मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो बात कर रहे हैं वो गलत है, और उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये पेशा कानून के तहत जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें उन्होंने कुछ सफाई दी। तब डॉक्टर गोविंद सिंह ने थोड़ी, हम कहेंगे कि सहजता दिखाई और कहा कि अगर ये गलत है तो मैं अपनी इस बात को वापस देता हूं। तो प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव में इतना लचर हो जाए, सरकार इतनी हावी हो जाए, तो ऐसा लगा जैसे प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया और बाद में वो डिफेंसिव मोड पर आ गए। ये स्थितियां ज्यादा दिखी। आपकी राय? हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसा देवदत्त जी ने भी ये कहा कि पूरा सत्ता पक्ष एकदम से एकजुट था, लेकिन विपक्ष में कहीं ना कहीं, जैसे लक्ष्मण सिंह जी ने भी कुछ कहा, एक और वो आदिवासी विधायक ने पेशा के मामले में, पेशा कानून को लेकर के उन्होंने कुछ सुझाव दिए और कुछ चीजों को कहा कि ये ठीक है। हीरालाल अलावा की बात थी। हाँ, तो ये जो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, तो वाकई विपक्ष में थोड़ा सा बिखराव तो दिखा। और ये बिखराव नेतृत्व के अभाव में दिखा। ठीक है कि नेता प्रतिपक्ष के घर में कुछ समस्या आ गई होगी, जो भी कुछ था, कमलनाथ जी की समस्या आ गई होगी, तो वो समस्याएं अपनी जगह थी।
तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं विपक्ष का बिखराव जैसा रहा, और विपक्ष सरकार को घेरने में जो उम्मीद की जाती थी, जो हथियार जितना पहना है अविश्वास प्रस्ताव का, उस हथियार का वो उतना इस्तेमाल नहीं कर पाए जितना कीमती और तीखा ये हथियार होता है। जी, तो कुल मिलाकर मैं ये तो फिर भाई जजमेंट की बात हो जाएगी, लेकिन एक पत्रकार के नाते हमने अब तक जितने अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं उसमें सरकार को बहुत ताकत से प्रतिपक्ष घेरता है, और सरकार कई मुद्दों पर बहुत डिफेंसिव होती है, और कई बार प्रतिपक्ष के आरोपों पर वो अपना निर्णय भी करती है, अधिकारियों के खिलाफ निर्णय करती है, कई बार पॉलिसी बदलने की बात भी करती है। लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आई, सरकार बहुत अच्छे से इस पूरा अविश्वास प्रस्ताव से निकल गई। आपकी राय आशीष जी कि इस अविश्वास प्रस्ताव का जो स्तर था, जैसा शर्मा ने कहा कि नाम जरूर था अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव जैसा कुछ नहीं था, बल्कि ये सुझाव प्रस्ताव जैसा लग रहा था, क्या कहना है आपका इसमें? ये बात तो ठीक है कि अविश्वास प्रस्ताव में बहुत सारी चीजें जो हैं वो उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं आ पाई और शामिल भी नहीं हो पाई और व्यक्त भी नहीं हो पाई, दोनों बातें हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव तो अब जो उसका हश्र है वो सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जो मुझे लगता है कि बीजेपी उस पर काम करेगी। कुछ चीजें उसमें फिर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एक चीज में जोड़ दूं, अपन सबके लिए मैं बात है कि जीतू पटवारी ने एक मुद्दा उठाया था कि सरकार से सवाल किया गया था विधानसभा में, उत्तर जो आया था वो उत्तर ये था कि सरकार ने बीजेपी कार्यालय में जो भोजन कराया था उसका पैसा सरकार ने भुगतान किया है। उसको लेकर बड़ी गहमागहमी हुई थी और आज वो उसके प्रश्नों के उत्तर की कॉपी लेकर आए थे। इस मुद्दे पर जरूर थोड़ी सी सरकार डिफेंसिव दिखी, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया और वो मुद्दा बड़ा बन सकता था, लेकिन वो उस पर भी प्रतिपक्ष एकजुट नहीं दिखा। अगर उस पर जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के लोग कुछ सरकार को घेरते तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री शायद ये कह सकते थे, कल्पना है हमारी, कि ठीक है इसकी जांच करा लेंगे और जिस अधिकारी ने ये गलत जानकारी दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये नौबत इतना भी प्रतिपक्ष सरकार को मजबूर नहीं कर पाया। बिल्कुल सही बात है। वही मैं बोले जो कवर फायर होना चाहिए या जो एक सामूहिकता होनी चाहिए वो नहीं नजर आई। उसकी वजह से मुद्दे कुछ उसमें हैं, लेकिन चूंकि प्रभावशाली तरीके से सामने नहीं आ पाए इसलिए वो बहुत हल्के लग रहे हैं। लेकिन वो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी को काम करना चाहिए, बहुत सारी चीजें, क्योंकि बीजेपी खुद भी अंतर्द्वंद से जूझ रही है। वो अपना कायाकल्प करने की कोशिश कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी के किसी अज्ञात भय से को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारी चीजें हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव में जो है कांग्रेस ने कोशिश जरूर करी है और ये भी अंदर खाने अभी है कि अभी एक बार कोशिश वो और भी कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव की कि अगले सत्रों में 6-8 महीने में। तो लेकिन अभी जो है मैंने अविश्वास प्रस्ताव की जहां तक बात है, 2011 में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था सरकार के खिलाफ वो बहुत प्रभावशाली था और उसमें सरकार काफी परेशान सी थी, घिरी हुई सी भी दिखी थी। इस बार वो नहीं हो पाया। इसकी मुख्य वजह यह रही कि दोनों ही नेता गायब थे सदन से, एक अपनी मजबूरी से थे और एक किसी और वजह से गायब थे। तो उस वजह से, और आज जब मुख्यमंत्री का जवाब आना था तब भी वहां पर ये जो खालीपन था वो जो किसी और मजबूरी से गायब थे, कमलनाथ जी तो पहले भी कह चुके हैं, बकवास कह चुके हैं वो। हाँ, सदन में जो है सदन की बैठकों को लेकर जब कम ज्यादा की बात होती है तो वो कहते हैं कि वैसे भी बकवास है मामला। तो ये उनकी वो जो विचारधारा है, जो विचार है, वो 2 दिन की अनुपस्थिति से और उस पर मोहर लग जा रही है। और जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वो बहुत सारी चीजें आगे भी देखना भी है उन्हें, तो उस स्थिति में उनका नदारत रहना, सीएम इन वेटिंग है वो। हाँ, सीएम इन वेटिंग है और इस तरह से जो है वो खाई जो सामने साफ आ गई है या अब बन जाएगी इस पूरे प्रकरण से, वो कांग्रेस के लिए खराब है। लेकिन इस चुनाव में इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो है ये एक ऐसा इम्तिहान था, पहले तो मुझे लगता है कि जिसमें पास फेल होने का रिजल्ट जो है 11 महीने बाद आना है। लेकिन अब उस मोमेंटम को कांग्रेस यदि बना के रखे, जो अपने मुद्दे हैं उनको किसी तरह से प्रभावशाली बनाए, और बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो उन दरारों को पाट दे जो उसे खुद दिख रही हो, बता नहीं पा रही। बिल्कुल समय की कमी लेकिन मैं आप बातचीत पूरी करें उसमें, लेकिन मेरा एक सवाल था, इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव में आप किसको प्लस माइनस मानते हैं? जरूर अपना चाहे तो विचार रख सकते हैं कि कांग्रेस प्लस हुई या बीजेपी प्लस हुई। देखिए इसमें देखिए सत्ता पक्ष भारी होता है हमेशा, वो बहुमत से भी भारी है, तर्कों से भी भारी है, और कांग्रेस की जो अपनी अंतर्द्वंद था, जो अपनी अंदर खाने जो उनकी लड़ाई है, उससे कांग्रेस कमजोर हो गई। लेकिन फिर भी ये ऐसे मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि दोनों ना पूरी तरह से जीते हैं ना पूरी तरह से हारे हैं। ठीक, देवदत्त जी 2-3 वाक्यों में आपकी राय कि इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव में किससे क्या हासिल हुआ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को?
देखिए, यदि दोनों दल आत्मचिंतन करें तो दोनों की खामियां और खूबियां उजागर हो गई। ठीक। यदि देखिए, आप विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उसके जो मिडिल ऑर्डर के जो विधायक थे, वो इतनी अच्छी तरीके से बात रख सकते हैं। यदि पूरी कांग्रेस एकजुट होती तो सरकार को घेरने में कामयाब बिल्कुल। होती। शर्मा जी, और आप सरकार कैसे- का भी ये उजागर हो गया जी। कि उस पर किस तरह के आरोप विपक्ष ने बहुत कम ठीक। समय में लगाया, और उनको यदि चाहते तो बहुत अच्छे से बिल्कुल। विपक्ष को जी। करारा जवाब भी दे सकते जी, थे। शर्मा जी आप। हाँ, मेरी दृष्टि में सत्तारूढ़ दल हावी रहा है और कांग्रेस थोड़ी सी जो पीछे जो मानी जा रही थी, थोड़ी और पीछे हुई है। जी, तो चलिए, कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, 2 दिन चर्चा हुई, कौन पास कौन फेल हम जजमेंट तो नहीं करते, लेकिन कांग्रेस चाहती तो सरकार को घेर सकती थी। इस मुद्दे पर उसकी थोड़ी सी कमजोरी ने सरकार को कंफर्ट जोन में रखा। देखते आने वाले दिनों में इसमें क्या होता है। तीनों मेहमानों का मैं साधुवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।